Hey everyone, welcome to our channel यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्या उसके सोर्सेज रहे। फॉर एग्जांपल, आप हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं कि कस्टम से हिंदू लॉ इवॉल्व हुआ। इसी तरह से आप मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि मुस्लिम लॉ का जो इवोल्यूशन है वो ड्यू टू द प्रॉफिट मोहम्मद एंड ड्यू टू द होली कुरान, उस तरह से जो है उसका पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं, किस तरह से इंटरनेशनल लॉ की उत्पत्ति हुई, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट थिंकर्स के क्या डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टार्क के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ के दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हो सकते हैं। फर्स्ट इज द फॉर्मल सोर्सेज एंड सेकेंड इज मटीरियल सोर्सेज। ये देखिए, जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू होम इंटरनेशनल लॉ के दो सोर्सेज किसने बताए हैं। तो स्टार्क का नाम आप याद रखेंगे कि स्टार्क के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ जो है वो दो पर्टिकुलर सोर्सेज से इवॉल्व होता है। फर्स्ट इज फॉर्मल सोर्सेज एंड सेकेंड इज मटीरियल सोर्सेज। देखिए, कुछ इस तरह के सोर्सेज हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ज्यूरिस्ट की थिंकिंग्स हैं, कुछ पर्टिकुलर केस लॉज में कुछ इवॉल्व किया गया, कोई नया कॉन्सेप्ट आया, तो यही सभी चीज़ें जो हैं ये सब इंटरनेशनल लॉ के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज ओपनहीम। ओपनहीम का क्या कहना है कि देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड दैट इज कॉमन कंसेंट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमन कंसेंट की जो थ्योरी है ये इवॉल्व की गई बाय ओपनहीम। ओपनहीम क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एग्जिस्टेंस में आया बिकॉज ऑफ द कॉमन कंसेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी एक कॉमन कंसेंट हुई, वो एक ही पर्टिकुलर मैटर को लेकर के उनकी एक सहमति बनी, एक ही राय उन्होंने दी और उसी तरह से इंटरनेशनल लॉ की उत्पत्ति हुई। कि देखिए, किसी भी पर्टिकुलर बात के ऊपर जब कुछ लोग सहमत होते हैं, उन सभी का एक ही व्यू होता है, वो अपनी कंसेंट दे देते हैं, तो उसके बाद जो वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है वो एक तरह से कस्टम का रूप ले लेती है और कस्टम से ही फिर इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व हुआ, ऐसा कहना था ओपनहीम का। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉरेंस के अकॉर्डिंग भी देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड दैट इज द कंसेंट ऑफ नेशंस। कि जो डिफरेंट नेशंस हैं उन्होंने अपनी कंसेंट दी और उनकी कंसेंट की वजह से ही इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्टेंस में आया। ओके, नेक्स्ट फिर आप बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका जो स्टैट्यूट है, फॉर एग्जांपल से यूएन चार्टर है, इसी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट जो है, उस स्टैट्यूट का आर्टिकल 38 जब आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 38 बात करता है रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज हैं वो हमें किस पर्टिकुलर स्टैट्यूट में या किस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है दैट इज़ द यूनाइटेड नेशंस, और हो सकता है आप सोचें कि यूएन का जो चार्टर है उसके अंदर मेंशन किया गया होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का जो स्टैट्यूट है उसका आर्टिकल 38 बात करता है रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ पर आपको याद रखना है आर्टिकल 38 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। जो क्लॉज 1 है वो बताता है कि देर आर 4 सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस।
कुछ कन्वेंशंस या ट्रीटीज के द्वारा इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्टेंस में आता है। सेकेंड, इंटरनेशनल कस्टम्स। थर्ड इज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस, कि सिविलाइज्ड नेशंस के द्वारा कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और वही जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ का रूप ले लेते हैं। फोर्थ इज डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, जो भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हैं उनका जो भी डिसीजन होता है वो एक तरह से प्रेसिडेंट का रूप ले लेता है एंड इंटरनेशनल लॉ वहीं से इवॉल्व होता है। नेक्स्ट 38 का क्लॉज 2 आप पढ़ेंगे, वहां पर एक आपको याद रखना है दिस पर्टिकुलर मैक्सिम दैट इज एक्स एको एट बोनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि देयर आर सम कंसिडरेशंस ऑफ फेयर डीलिंग एंड गुड फेथ। देखिए, जब भी दो कोई पर्टिकुलर नेशंस कोई ट्रीटी करते हैं तो उनके जो रिलेशंस हैं वो गुड फेथ के रिलेशंस होते हैं, कि दोनों जो नेशन हैं वो एक दूसरे के प्रति गुड फेथ रखेंगे, एक दूसरे के प्रति उनका जो सद्भाव रहेगा या उनके जो भी रिलेशंस होंगे उसमें एक प्रॉपर वो मैनर को फॉलो करेंगे, एक दूसरे स्टेट की सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे और ट्रीटी की जो भी कंडीशंस हैं उसको वो फुलफिल करेंगे। सो इस तरह के जो भी कंसिडरेशंस हैं कि जो भी उनके बीच में डीलिंग्स होंगी वो फेयर होंगी, वो फेयरली एक दूसरे के साथ डील करेंगे, किसी भी तरह का वायलेंस एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। सो ये सब आप पढ़ते हैं अबाउट एक्स एको एट बोनो। सो दीज कंसिडरेशंस, दीज फेयर डीलिंग्स या गुड फेथ में जो भी रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इस सब से भी इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व होता है कि किस तरह के पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को नेशंस एक दूसरे के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे नेशंस के साथ डील कर रहे हैं। ओके, सो ये आर्टिकल 38 आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट सम केस लॉज। देखिए, कई बार इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ केसेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बनते हैं। सो फर्स्ट इज नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में। देखिए, यहाँ पर हम उस केस के पूरे डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उस केस से रिलेटेड हेल्ड किया गया है केवल हम वही डिस्कस करेंगे। सो आपको याद रखना है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। ये जो पर्टिकुलर केस है ये बात करता है अबाउट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटी से जो भी रूल्स इवॉल्व होते हैं, कि सपोज दो स्टेट के बीच में कोई ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस थे उसने बहुत लंबे समय तक फॉलो किया गया और उसी ट्रीटी के जो प्रोविजंस थे वहीं से कुछ कस्टम्स निकल करके आते हैं और वो कस्टम्स ही इंटरनेशनल लॉ का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट आप केस याद रखेंगे राइट टू पैसेज केस, दैट इज पोर्टुगल वर्सेस इंडिया। यहाँ पर भी सेम बात कही गई कि ट्रीटी के जो प्रोविजंस हैं जब उन्हें लॉन्ग समय तक फॉलो किया जाता है तो वही प्रोविजंस कस्टम का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट आप याद रखेंगे केस ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस आर, कि फॉर अ वैलिड इंटरनेशनल कस्टम। देखिए, किसी भी कस्टम को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इट शुड बी प्रूव्ड बाय सम सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस। केवल ऐसा नहीं होगा कि किसी कस्टम के बारे में कहा गया कि हाँ ये कस्टम है और उसको बहुत लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है, केवल ऐसा कह देना पर्याप्त नहीं होगा। ये भी ज़रूरी है कि उस कस्टम को प्रूव किया जाए बाय सम एविडेंसेस, कि कुछ इस तरह के एविडेंस लाए जाएं कि हाँ देखिए इस कस्टम को 100 साल पहले भी फॉलो किया जा रहा था, फिर उसके बाद इस कस्टम को अभी भी फॉलो किया गया। इस तरह से कुछ एविडेंसेस अगर लाए जाते हैं एंड ऑल्सो ये भी प्रूव हो जाता है कि जो वो कस्टम है दैट इज़ रिसीविंग द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, कि जो भी स्टेट्स हैं उनकी कॉमन कंसेंट की वजह से ही वो कस्टम फॉलो किया जा रहा है, देन सच कस्टम ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि देर आर सर्टेन जनरल प्रिंसिपल्स, जो कि देखिए आप अपना म्यूनिसिपल लॉ जो है किसी भी कंट्री का लॉ जो होता है वहाँ पर भी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। सिमिलरली इन प्रिंसिपल्स को इंटरनेशनल लॉ में भी फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा,
and this concept evolved in the case of Chorzo factory indemnity case. Next, principle of prescription. प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्क्रिप्शन इवॉल्व किया गया इन द केस ऑफ ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल इन द केस ऑफ टेम्पल ऑफ प्रिय विहार केस. देखिए यहाँ पर हम केस का जो डिटेल है उसमें नहीं जा रहे हैं, केवल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन पर्पज से याद रखना है कि किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को किस पर्टिकुलर केस में इवॉल्व किया गया. नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे रिगार्डिंग सम जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक वर्क्स. देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, किसी भी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के जो डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस भी इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. सो यहाँ पर आपको आर्टिकल 59 याद रखना है ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ICJ का जो आर्टिकल 59 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजंस केवल और केवल बाइंडिंग होते हैं ओनली ऑन द पार्टीज टू दैट पर्टिकुलर केस, एंड जो भी अन्य स्टेट्स हैं वो उस पर्टिकुलर डिसीजन से बाध्य नहीं होती. सपोज इंडिया एंड USA के बीच में किसी मैटर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया, तो जो भी डिसीजन है उस डिसीजन से केवल इंडिया और USA, हम जो पार्टीज हैं, केवल पार्टीज ही उससे बाइंड होंगी. जो बाकी स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन से बाधित नहीं है. यहाँ से भी MCQ कई बार फ्रेम होता है कि क्या जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस होते हैं, क्या वो सभी स्टेट्स के ऊपर लागू होते हैं, या फिर क्या यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज UN की मेंबर्स हैं, क्या सभी के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन बाध्यकारी होगा. तो आपको याद रखना है कि ICJ के जो भी डिसीजंस होते हैं वो केवल और केवल उस पर्टिकुलर मैटर के जो पार्टीज हैं उन्हीं के ऊपर बाइंडिंग नेचर रखते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. इफ़ अगर ये हेल्पफुल लगा आपको तो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. इसी तरह से हम अपने चैनल पर और वीडियोस लेकर के आएंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं. ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज शेयरिंग इज केयरिंग. And you can join us on Telegram also, जहाँ पर आपको various notes available हैं. And thank you. Stay tuned with us. Thank you.